हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण और जो संसार की भाषाओं के दो प्रकार आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण, इसके साथ हमने भारोपीय परिवार को भी पढ़ा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्ग में बांटा गया है। जो भारतीय आर्य भाषा समूह है उसको कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इन 3 वर्गों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका जो समय माना जाता है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो सबसे पहले कौन सा आता है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, याद रखना है। आगे देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका जो समय है वो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद आता है तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय 1000 से अब तक माना गया है। तो इसके जो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उसके बाद आता है मध्यकालीन आर्य भाषाएं और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। सबसे पहले प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, जो इसका समय माना गया है 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा आता है संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत, जो इसका समय माना गया है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो ये आती हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी है? वैदिक संस्कृत, संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत। और उसके बाद देखते हैं मध्यकालीन जो आर्य भाषा है, इसमें जो है 3 भाषाएं आती हैं। सबसे पहले है पाली। पाली को जो है प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है और इसका जो समय रहा है वो है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर आता है प्राकृत और इसको द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। इसका जो समय माना गया है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। उसके बाद तीसरी है अपभ्रंश। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है और इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो ये 3 जो भाषा हैं ये आती हैं मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत। कौन कौन सी हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पाली। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। दूसरा है प्राकृत, इसको द्वितीय प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश इसको तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हर एग्जाम में एक प्रश्न बनता है या इसका जो इस तरह से सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन सी भाषा आती है। तो आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, उसके बाद आती है पाली और फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो इस तरह से इसका जो है सही क्रम बन जाता है। आपको इसको इसी तरह से याद करना है, तब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्राचीन के अंतर्गत आती हैं 2, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है पाली और इसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं और प्राकृत द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश इसको जो है तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। सबसे पहले आता है वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीनतम नमूना जो वैदिक साहित्य में दिखाई देता है, क्या कहा गया है? जो वैदिक संस्कृत है इसका जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छांदस आदि भी कहा जाता है। तो जो वैदिक संस्कृत है इसको और किस नाम से जाना जाता है? वैदिकी, वैदिक छंदस और छांदस आदि भी इसे कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो वैदिक साहित्य है, वेदों का जो साहित्य है वैदिक साहित्य, उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला आता है संहिता, फिर आता है ब्राह्मण एवं तीसरा आता है उपनिषद। तो ये जो है 3 वैदिक साहित्य के
3 जो है वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है संहिता, फिर आता है ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता विभाग में ऋग संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग संहिता है। ऋग का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। तो जो ऋग है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है या इसमें कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएं हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 ऋचाएं हैं। इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुति से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित है। जो यजु संहिता है इसमें जो यज्ञों के कर्मकांड है वो जो है, जो इसमें प्रयुक्त होने वाले मंत्र हैं वो पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में इसमें संग्रहित है। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल जो है यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद में सोम यागों के में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो जो सामवेद है इसमें कितने हैं? केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जन साधारण में प्रचलित मंत्र जो है मंत्र तंत्र टोने टोटकों का संकलन है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो संहिता विभाग में संहिता क्या है, ये वैदिक साहित्य का जो है एक विभाग है। तो संहिता विभाग में ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से सबसे जो प्रधान है वो है ऋग संहिता। ऋग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। इसके सूक्त जो प्राय यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुति से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। ये कैसे हैं? ये जो है देवताओं की स्तुति से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। किसकी बात हो रही है? तो ये हो रही है ऋग संहिता की बात। अब हम पढ़ेंगे यजु संहिता को। यजु संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र जो है पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित है। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में जो है केवल कितने हैं? 75 मंत्र ही मौलिक है, शेष जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जन साधारण में जो प्रचलित मंत्र तंत्र थे टोने टोटकों का इसमें जो है संकलन किया गया है। आगे देखते हैं। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। जो ब्राह्मण भाग है इसका, इसमें क्या किया गया है? जो कर्मकांड है इसकी व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता में के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो ये शतपथ ब्राह्मण पूछा जाता है तो ये किसका है? ये यजुर्वेद का, ध्यान रखना है।
ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। तो याद रखना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है, तो ये 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य है। इनमें से जो 12 उपनिषद है वो ही मुख्य है। सबसे पहले आते हैं ईश, कैन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, फिर आता है ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य और कौशितकी और श्वेतर उपनिषद। तो ये हैं 12 उपनिषद जो बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है, 108 बताई गई है, किंतु इसमें से 12 ही उपनिषद है जो मुख्य हैं। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घ काल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवार में सुरक्षित रखे जाते रहे, परंतु शने शने बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा, साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रति शाखाओं की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रातिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध है। तो जो वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं, 1130 इसकी शाखाएं मानी गई हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।